नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने आरंभ पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं बाबा साहेब के बारे में बताना चाहूँगी कि राष्ट्र रत्न इनको क्या कहा जाता है। राष्ट्र रत्न डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका देहावसान हुआ। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा की रूपरेखा इस प्रकार से है कि यह पाठ भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के भाषण का हिंदी रूपांतर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन वर्ष 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था, किंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया। वह सम्मेलन ही नहीं हुआ और यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका। बाद में डॉक्टर आम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया। उक्त पुस्तिका के 2 प्रतिनिधि प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सदैव जातिगत भेदभाव का विरोध करते रहे और इसे जड़ से मिटाने की उनकी हार्दिक इच्छा अभी कुछ सीमा तक ही पूरी हुई है। विडंबना की बात तो यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवन की जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसके अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। जाति प्रथा एक ओर तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांध देती है, तो दूसरी ओर यदि कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो भूखे मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं छोड़ती। इस प्रकार का विभाजन मनुष्य में काम के प्रति अरुचि और उसे टालने की प्रवृत्ति का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, वहाँ कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह प्रथा मनुष्य को कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा न चुनने की आज़ादी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। हिंदू धर्म में क्या है कि अपनी रुचि के अनुसार
अनुसार पेशा नहीं चुनते, उसकी आज़ादी नहीं है, तो इससे क्या है, यह बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। क्यों? जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। आगे इसी पाठ्यक्रम का आगे है कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज। उनके कल्पना का आदर्श समाज क्या था? आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए इसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को आधार बताया गया है। लेखक के अनुसार समाज को गतिशील होना चाहिए, जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। समाज में भाईचारा इस प्रकार का होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिलाप। जैसे कि दूध पानी में मिल जाता है, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं होती है, उसी तरह से समाज में जो भाईचारा होना चाहिए वह भेदभाव से रहित होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला समाज होना चाहिए। जाति प्रथा वाले समाज में अपना व्यवसाय चुनने की किसी को स्वतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जाति प्रथा के आधार पर समाज को दास्ता में जकड़ा जाता है। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। इसमें वंश, परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। यह स्थिति क्या है? कानूनी पराधीनता न होने पर भी इसको पाया जा सकता है और क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देने पर इसमें बल दिया गया है। समाज में यदि हमें अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। क्या कहते हैं लेखक? कि हमें अपने सदस्यों को अधिकतम, अगर हमें उनकी उपयोगिता को सिद्ध करना है तो सभी को समान अवसर भी प्राप्त होने चाहिए। एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यावहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ समान व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव हो पाता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग सही रहता है, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। आपने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत किए।
उनका कहने का यह तात्पर्य था कि मनुष्य की मतलब जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने से वह इनकार करते हैं। उनके अनुसार यह विभाजन क्या है? अब अस्वाभाविक है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है और इसमें व्यक्ति की क्षमता की भी उपेक्षा की जाती है। इसमें केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान, यह जो है यह विभाजन केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ही ध्यान रखती है और व्यक्ति ने जन्म ही नहीं लिया और जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना एकदम अनुचित है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय से बांध देती है। जाति प्रथा के अंतर्गत यह होता है कि कोई व्यक्ति एक जाति का है और वो जो कार्य करता है और जो व्यवसाय करता है तो जीवन भर उसी को उसी व्यवसाय में बांध देते हैं। अगर पिता ने यह व्यवसाय किया है तो पुत्र को भी वही व्यवसाय करना है। तो व्यवसाय चाहे उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो, वह यह उस व्यक्ति के लिए सही है या नहीं है, फिर भी व्यक्ति को उसे ही अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। इसकी विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो भी इसमें पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती, चाहे व्यक्ति को भूखा ही क्यों न मरना पड़े। वह पेशा नहीं बदल सकता। अगर उसने पेशा बदल दिया तो उसकी जाति का ह्रास हो जाएगा। तो यह सब बातें जो है श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे उन्होंने यह तर्क दिए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे यही तर्क उन्होंने दिए हैं। बच्चों, आज मैं पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अब इसके बारे में आगे व्याख्या मैं कल आपको बताऊंगा।